साइको लवर एपिसोड 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ईशा काफ़ी देर से इस शख्स को अपना पीछा करते नोट कर रही थी और जब वो शख्स यूं ही इसका पीछा करता रहा तो गुस्से से बीच रास्ते में ईशा ने गाड़ी रोकी और एक झटके से दरवाज़ा खोलकर सख्त तासुरात लिए इस शख्स की तरफ बढ़ने लगी। इस शख्स के करीब पहुंचकर ईशा ने हाथ बढ़ा के बाइक की चाबी निकाली और अपनी मुट्ठी में दबाए दोनों बाजू अपने सीने पर बांधकर इस शख्स को घूरने लगी। कौन हो तुम और क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? ईशा का अंदाज हर किस्म की रायत से पाक था और साथ ही अब वो खींच के रुमाल इस शख्स के चेहरे से हटा चुकी थी। वहीं वो शख्स मुस्कुराती मोहब्बत भरी नजरों से इसे देख रहा था। तुम्हारा आशिक हूं परी, तुम्हारे लिए आया हूं यहाँ, पागलों की तरह मुस्कुराते वो शख्स ईशा से बोला। वहीं खुद को परी कहने पर ईशा हैरान हो गई। तुम कहीं वो फोन वाले पागल तो नहीं हो? जवाब दो मुझे। ईशा के सवाल पर फईद ने एक भरपूर कहका लगाया और बाइक से उतरकर ईशा के सामने जाकर खड़ा हो गया। यार देख लो अब, मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है जो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और तुमने मुझे देखते ही पहचान भी लिया। तुम रुको, अभी पुलिस को कॉल करती हूँ मैं, फिर पूछूंगी तुमसे कि कितनी मोहब्बत है तुम्हें मुझसे। अपनी जीन्स की जेब से मोबाइल निकालते ईशा ने इसे धमकी दी, मगर फईद के इत्मीनान में कोई फर्क ना आया। कर लो परी, पुलिस को ही क्यों, तुम चाहे तो वजीर आजम को कॉल कर लो। मैं क्या कह रहा था कि यार के मेरी भी बात करवा देना इनसे, काफी दिनों से बात नहीं हुई तो। तुम समझते क्या हो खुद को? तुम जैसे गली के कुत्ते हजारों की तादाद में मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मगर मैंने कभी गलती से एक निगाह इन पर डालना अपनी इंसल्ट समझी। मैं ईशा हूँ, ईशा राणा, जिसे हासिल करना किसी बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत शख्स के नसीब में है और तुम वो शख्स कभी नहीं हो सकते। इसलिए तुम अपनी औकात में रहो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए, और दोबारा मेरा पीछा करने की कोशिश भी मत करना, समझे? फईद की बात मुकम्मल होने से पहले ही काटते ईशा ने इसे खरी खरी सुनाते अपनी तरफ से फईद की औकात इस पर वाजिया की और इसकी बाइक की चाबी जमीन पर फेंकते वहां से जाने लगी। वहीं ईशा की बात खामोशी से सुनने के बाद जब फईद ने इसे पलटते देखा तो ईशा का हाथ पकड़कर इसे जाने से रोका। यार तुम तो अपनी बात करके जाने वाली हो, मेरी भी तो सुन लो यार। मैं भी फईद हूँ, फईद दुरानी, और फईद के दिल को जो चीज एक दफा भा जाए वो हमेशा के लिए फईद की हो जाती है, फिर चाहे वो राजी हो या ना हो। तो अब से तुम भी फईद दुरानी की मलकियत हो। अगर किसी ने भी अब तुम्हारी तरफ देखने की जुर्रत की ना तो दोबारा तुम्हें वो दिखाई नहीं देगा। परी यार मैं तो कहता हूँ तुम घर से भी मत निकला करो। अब खुद सोचो तुम, क्या मैं पूरे शहर को खत्म कर दूं? ओ हेलो, बहुत देखे हैं तुम जैसे बकवास करने वाले, कुछ करने की हिम्मत होती नहीं, आया बड़ा पूरे शहर को खत्म कर दूंगा। मैं तो करूंगी अपनी मर्जी, जिससे चाहूंगी मिलूंगी, जब चाहूंगी घर से बाहर निकलूंगी। क्या कर लोगे तुम, बोलो? दूर रहो मुझसे, लास्ट टाइम बोल रही हूँ। फैज से कहते तेजी से चलती ईशा अपनी गाड़ी में बैठ गई और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही ईशा वहां पहुंची तो इसे हसन अपना इंतजार करता दिखाई दिया। यार कहाँ पर थी तुम, कितनी देर से वेट कर रहा हूं मैं। ईशा को आते देख खड़े होते हसन ने इससे सवाल किया। वहीं ईशा तेजी से कदम उठाती जाकर इसके गले लग गई। सॉरी एहसन, सॉरी सॉरी बोल के ईशा बैठकर एहसन के साथ बातें करने लगी और इस दौरान वो फईद को मुकम्मल भूल चुकी थी। वहीं इन दोनों को एक साथ खुश देखकर दूर टेबल पर बैठे एक शख्स का पारा चढ़ता जा रहा था। अच्छा एहसन, अब मैं चलती हूँ, सुबह हम फिर मिलेंगे, और तब एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना है हमने। ठीक है, जो हुक्म मेरी जान, लेकिन यार कैसे इंतजार करूंगा मैं? तुम ना बहुत तंग करती हो मुझे यूं कभी कभी अपने दीदार का डोज देकर। एहसन की दहाई पर ईशा ने जोर का एक कहका लगाया और फिर से इसके गले लगकर बिल पे लिए वो दोनों एक साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए और हाथों से एक दूसरे को बाय करते अपनी अपनी गाड़ी से वहां से चले गए। जबकि वो शख्स जो इनके पीछे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकला था, एक नजर ईशा की जाती गाड़ी को देख के एहसन की गाड़ी को खूनख्वार नजरों से घूरने लगा। रात के 9 बजे का वक्त था जब एहसन अपने घर की जानब रवां दवा था। तब अचानक बीच रास्ते में इसकी गाड़ी के सामने एक गाड़ी झटके से रुकी और इसे रुकते देख एहसन को इमरजेंसी में हैंड ब्रेक लगानी पड़ी। ओ हेलो, कौन हो तुम, रास्ता छोड़ो। एहसन अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हुए इस गाड़ी के करीब जाकर बोला, मगर सामने से कोई जवाब मसूल ना हुआ।
कोई है भी कि नहीं गाड़ी में, जवाब तो दो। अब की मर्तबा एहसन ने कुछ सख्ती इख्तियार की थी। तभी गाड़ी के दरवाजे को हाथ की मदद से खटखटाया। जब अचानक दूसरी जानब का दरवाजा खुलकर एक शख्स गाड़ी से बाहर निकला और एहसन की जानब बढ़ने लगा। इसने सर पर हैट डाले, अपने चेहरे भी काफी हद तक छुपाया हुआ था। क्या पागल हो तुम? ये क्या तरीका है? रास्ते से हटो। क्या हो गया है? पागल वागल तो नहीं हो ना तुम? एहसन इस शख्स को देखते बोलते जा रहा था, जबकि इस शख्स के हाथ में कुछ मौजूद था जो अंधेरे की वजह से साफ दिखाई नहीं देता था। देखते ही देखते वो शख्स एहसन के बेहद करीब आ गया और हाथ में पकड़ी हथौड़ी जोर से इसके सर पर दे मारी। वार इतना जोर का था कि एहसन अपना सर थामे सड़क पर गिरता चला गया। वो शख्स भी जमीन पर बैठ के बगैर रुके एहसन के सर पर वार करता गया, तब तक के इसके हाथ ना रुक, जब तक एहसन का सर खुला गलाब ना बन गया। ईशा सिर्फ मेरी है, मेरी है। ओ समझा तू? और हमेशा मेरी ही रहेगी। तेरा जुर्म ये था कि तूने मेरी परी पर बुरी नजर रखी। हम दोनों के दरमियान जो भी आएगा इसका अंजाम तुझसे भी बुरा करूंगा मैं। एक नफरत ज़दा नजर एहसन के मुर्दा वजूद पर डालते वो शख्स वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया और थोड़ी बैक सीट पर फेंकते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब ईशा अपने कमरे में सोई हुई थी। तब अचानक किसी ने इसके कमरे की खिड़की को खोला और चुपके से कमरे में आ गया। कल रात को भी तो वो इसके कमरे में आया था और घंटों बेखुदी के आलम में बैठा ईशा को सोते हुए देखता रहा था। और जब फजर की अजानें होने लगीं तब जाकर वो होश में आया और इस कमरे की खिड़की का लॉक खराब करके सामने मौजूद सड़क पर जाकर खड़ा हो गया। ईशा ने इसे तब देखा तो था, मगर फिर वो एक अनजाने से खौफ में मुब्तला होकर खिड़की को सिर्फ बंद करके तैयार होने लगी थी। काश के वो इसे लॉक भी करके देख लेती, तो आज कम से कम वो फिर से इसके कमरे में तो ना आता। वैसे ये खिड़की इस जैसे साइको लवर के रास्ते का कांटा तो बिल्कुल नहीं बन सकती थी जो इसे ईशा से दूर कर देती। आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों के साथ नाइट बल्ब की रोशनी में वो चलता हुआ बेड तक आ पहुंचा, जहां लेटी ईशा गहरी नींद में मौजूद थी। और फिर अपने सर से हैड उतार कर ईशा के चेहरे पर हल्का सा झुका और अपनी सुर्ख रंग आंखों के साथ ईशा को कितनी ही देर तक घूरता रहा। फिर वो आहिस्ता से ईशा के कंबल को इसके सीने से खींचते हुए पांव तक लाया और मुकम्मल उतार कर जमीन पर फेंक दिया। तब इसकी नजर बेड पर बेढंगे अंदाज में सो रही ईशा पर पड़ी, जिसका ट्राउजर आधे से ज्यादा इसकी पिंडलियों तक ऊपर हुआ पड़ा था और शर्ट भी इसके पेट से ऊपर हुई पड़ी थी, जो कि इसके पेट को अयां करने का बायस बन रही थी। मगर फईद तो इसकी नरम और नाजुक पिंडलियां देखकर ही मदहोश होने लगा और बेड पर इसके करीब होते आहिस्ता आहिस्ता वो इसके ट्राउजर को मजीद ऊपर करने लगा। वहीं अपने जिस्म पर हरकत महसूस करते ईशा नींद में ही बड़बड़ाने लगी, मत करो प्लीज। आहिस्ता आहिस्ता ट्राउजर ऊपर करते जब वो ईशा के घुटनों तक पहुंचकर मजीद ऊपर ना हुआ, तो फईद इसे वहीं छोड़कर ईशा की जानब देखने लगा। तब इसकी नजर ईशा के पेट पर पड़ी, जहां मौजूद काला तिल किस कदर अट्रैक्टिव लग रहा था। ये कोई फईद से पूछता, जिसे देखते ही वो खुद पर काबू ना रख सका था और लिपक कर ईशा के करीब होते इसकी शर्ट को मजीद ऊपर करते इस तिल को चूमना शुरू कर दिया। इसके लम्स में इतनी शिद्दत थी कि ईशा जैसी गाफल लड़की की आंखें एक पल में खुल गई। और जब इसने फईद को अपने बेहद नजदीक पाया तो एक लम्हे के लिए तो वो साकत हो गई, जबकि अगले ही पल वो जोरदार धक्का देकर इसे खुद से दूर करने के बाद बेड पर बैठी हुई गुस्से से चीख पड़ी। वहीं फईद गिरते गिरते खुद को संभालकर बेड के करीब खड़ा होते ईशा को घूरने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। अच्छा, अब मुझे समझ आई, तुम यहाँ मेरा रेप करने आए हो ना? सही कहा ना मैंने? जवाब दो। तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई कमसिन लड़की हूँ जो कुछ भी करवा लूंगी तुमसे? मत भूलो कि मैं ईशा राणा हूँ, ईशा। ईशा मुसलसल नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, जब अचानक फहीद इस तक पहुंचा और फिर इसके मुंह को अपने एक हाथ से पकड़कर ईशा के लबों को अपने लबों में लिए सांसों का तबादला करने लगा। इस दवा भी इसका अमल शिद्दत से भरपूर था। वहीं इसने अपने दूसरे हाथ से ईशा की कमर को पकड़कर बेड पर चित लिटा दिया। यूं अचानक फईद के अमल पर ईशा की बात भी मुकम्मल ना हो पाई और वो मुकम्मल शॉक्ड होकर कुछ देर के लिए हरकत तक न कर सकी। फिर जब इसकी सांसें उखड़ने लगीं तब ईशा अपने हाथ पांव चलाकर खुद को आजाद करने की कोशिश में मसरूफ हो गई।
مگر فعید تو جیسے برسوں کا ترسا ہوا تھا، جو اپنی آنکھیں بند کیے عیشا کے لبوں کے جام پینے کے مزے لے رہا تھا۔ مزید کچھ بعد جب عیشا کی حالت غیر ہونے لگی، تب جا کر فعید نے خود کو بھرپور سیراب کر کے عیشا کے ہونٹوں کو آزاد کر دیا اور خود اپنی زبان کو ہونٹوں پر پھیرتے عیشا کو دیکھنے لگا، جو اپنی دونوں بازوؤں کو بیڈ پر پھیلائے گہری گہری سانسیں لے کر خود کو کمپوز کر رہی تھی، جبکہ اس کے نچلے ہونٹ سے نکلنے والا خون فعید کو پھر سے بے باک کیے جا رہا تھا۔ آئی لو یو پری، بالکل سنجیدہ چہرے کے ساتھ منہ کھولے عیشا کو ہی دیکھتے فعید نے کہا۔ وہیں عیشا نے اسے خود سے دور ہوتے دیکھا تو جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کھینچ کر فعید کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی، جب ایک جھٹکے سے فعید نے اس کا ہاتھ راستے میں ہی پکڑ کر روک لیا اور کھینچ کر اسے خود کے قریب کیا اور ایک ہاتھ کے انگوٹھے سے عیشا کے ہونٹوں سے نکل رہے خون کو صاف کرتے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ چھوڑو مجھے، گھٹیا آدمی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اپنی غلیظ ہونٹوں سے کس کرنے کی؟ کبھی زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھا بھی ہے جو مجھے چھونے کا سوچا بھی تم نے؟ چھوڑو میرا ہاتھ، ورنہ جان لے لوں گی تمہاری۔ عیشا غصے کی زیادتی سے کانپ رہی تھی۔ اس وقت وہیں فعید کے اطمینان میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ ویسے ہی عیشا کو دیکھتے اس کے خون لگے انگوٹھے کو اپنے ہونٹوں سے لگائے سارا خون پی چکا تھا۔ تبھی واپس سے وہ اپنے اسی ہاتھ کو عیشا کی کمر پر رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ پری، میں تمہارا دیوانہ ضرور ہوں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم مجھے تھپڑ مار دو۔ یہ گناہ میں تمہارے ہاتھوں سے کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت فعید کوئی پاگل خانے سے نکلا ہوا پاگل ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی حالت اور حرکتیں ایسی ہی تھی جو ایک بھی بار پلک جھپکائے بغیر بس عیشا پر ہی اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ جسٹ شٹ اپ یو ایڈیٹ، تم جیسوں کو سبق سکھا کر گناہ نہیں مجھے ثواب ہی ملے گا، سمجھے تم؟ چھوڑو مجھے۔ تم جیسے کا کیا مطلب پری؟ مت بھولو کہ مجھ جیسے سے ہی خود تم نے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا، ورنہ مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کوئی تم بھی ہو، اتنی حسین اتنی پیاری سی لڑکی جو مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے۔ عشا کی بات کا برا منائے بغیر فعید اس سے محبت بھرے لہجے میں بولا، او پاگل آدمی، کہا تھا نا مذاق کیا تھا تم سے، اور میرا نام پتہ نہیں عیشا ہے، عیشا رانا۔ عیشا کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ آج فعید کا قتل ہی کر دیتی، لیکن پری میرے لیے تو تم پری ہو، میرے خوابوں کی شہزادی، اور مذاق پری تمہارے لیے وہ مذاق ہوگا مگر میرے لیے نہیں۔ دیکھو پری، تمہارے لیے میں تمہارے گھر تک آ گیا اور تم ایسے رویہ اختیار کر رہی ہو میرے ساتھ، بس اب بہت ہو گیا میری جان، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا میری جان، میں تمہیں لینے آیا ہوں اور تم چلو میرے ساتھ۔ عیشا کی کمر سے ہاتھ ہٹائے اب وہ عیشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، تم ہو کون؟ کیا چاہتے ہو؟ تمہیں پیسے چاہیے؟ بولو، جتنے کہو گے اتنے پیسے دے دوں گی، بس بدلے میں جان چھوڑ دو میری۔ عیشا کو اب واقعے میں فعید سے خوف آنے لگا تھا، جو کسی چیز سے نہیں ڈر رہا تھا، نہ پولیس اور نہ ہی کسی اور دھمکی سے، اور سب سے بڑھ کر اس کا پاگل پن عیشا کو کسی انہونی کا احساس دلانے لگا تھا۔ پری میری جان، بس تمہیں چاہتا ہوں میں، اتنی دیر سے تمہیں یہ بھی پتا نہیں چلا۔ او ہو، سوری 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 یار، دیکھو کتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، تم نہ اپنی خوبصورتی دکھا کر مجھے سب کچھ بلا دیتی ہو۔ آئی نو مائی بیبی، میں ابھی تمہارا محرم نہیں ہوا تو تمہیں برا لگا میرا کس کرنا، لیکن اس کا بھی میرے پاس ابھی ایک حل موجود ہے، ہم ابھی کے ابھی نکاح کر لیتے ہیں، پھر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ بس بہت ہو گیا، برداشت کر لیا میں نے تمہیں، تم رکو ابھی پولیس کو بلاتی ہوں۔ فائد کی گرفت سے کھینچ کر اپنا ہاتھ نکالتے عشاء دوڑ کر بیڈ تک گئی اور اپنا موبائل اٹھا کر فوراً پولیس کو کال کر دی۔